ठीक है। तो लास्ट वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं दोनों को जो हम ऐड कर देते हैं, दोनों को हम जब मिक्स कर देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है वो होती है सम्मिश्र संख्या। ठीक है, सम्मिश्र संख्या को हम z से प्रदर्शित करते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। तो कोई भी संख्या अगर इस फॉर्म में है a प्लस आई बी फॉर्म में तो सारी संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं होंगी। अब अगर आप परिभाषा लिखना चाहें इस तरह से लिख सकते हैं, एनी नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी संख्या जो a प्लस आई बी के फॉर्म की है वो सम्मिश्र संख्या होती है। ठीक है, इसमें a और b ये जो दोनों हैं वो हमारे रियल नंबर हैं, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख सकता हूँ 7 प्लस 2i, ये हमारी सम्मिश्र संख्या है। माइनस में भी हो सकती है, -2 प्लस 3i, इस तरह से भी सम्मिश्र संख्या हो सकती है, या फिर -3 माइनस 2i, ये भी हो सकती है। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर 7, क्या 7 सम्मिश्र संख्या है? जी बिल्कुल, जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं सभी सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि 7 प्लस 0 इंटू आई में लिख सकता हूँ। अभी आपको बताया था आई में 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही मिलता है हमें, तो 0 की जगह 7 प्लस 0 आई लिख सकता हूँ। जितनी भी काल्पनिक संख्याएं हैं क्या वो सम्मिश्र संख्याएं होती हैं? जी बिल्कुल होती हैं। जैसे मैं बात करूँ 2i केवल, तो 2i अगर मैं लिखता हूँ तो ये भी सम्मिश्र संख्या है, क्योंकि मैं इसे 0 प्लस 2i लिख सकता हूँ। अब a प्लस आई बी के फॉर्म में ये भी हो गई, a प्लस आई बी के फॉर्म में ये भी हो गई, तो ये भी हमारी क्या है? सम्मिश्र संख्याएं हैं। तो जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो भी सारी सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, जितनी काल्पनिक संख्याएं होती हैं वो भी हमारी सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको समझ आ गई हो तो आगे बढ़ता हूँ मैं। तो ये जो हमारा होता है इसे हम कहते हैं रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ z। z का रियल पार्ट यानी कि वास्तविक भाग, z का वास्तविक भाग। तो जो हमारी सम्मिश्र संख्या है, सम्मिश्र संख्या हमारी क्या है? z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। तो a को हम उसका वास्तविक भाग कहते हैं, तो वास्तविक भाग इसका क्या है? a। और इसे हम किस तरह से लिखते हैं? रियल पार्ट ऑफ z, आर ई जेड इज इक्वल टू a। इस तरह से इसे हम प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखेंगे। रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू a। अब मैं बात करता हूँ इमेजिनरी पार्ट की। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है? b, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इमेजिनरी पार्ट इसका b हो जाएगा। इसे मैं लिख सकता हूँ काल्पनिक भाग, सॉरी, काल्पनिक भाग, z का काल्पनिक भाग। z का काल्पनिक भाग क्या है हमारे पास? b। और इसे किस तरह से प्रदर्शित करते हैं? इसे हम लिखते हैं im, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसे हम लिखते हैं b से। इस तरह से इसे हम प्रदर्शित करते हैं। तो इसका ध्यान रखेंगे, जब भी हम लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z a, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z b, इस तरह से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ तक अभी सभी लोग समझ गए हों। तो इसमें एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। ये एग्जांपल है एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। इसको मुझे a प्लस आई बी के फॉर्म में प्रदर्शित करना है, a प्लस आई बी के फॉर्म में, यानी कि सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए। तो मल्टीप्लाई है -5i इंटू 1/8i। तो मल्टीप्लाई करेंगे -5 इंटू 1/8, i इंटू आई, ये आई स्क्वायर हो जाएगा, तो -5/8, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो जब भी हम इसको लिखेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5/8। तो -5i इंटू 1/8i, इसको मैं लिख सकता हूँ 5/8 अब प्लस 0 इंटू आई। तो ये संख्या हमारी a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त हो गई, यानी कि हमारी सम्मिश्र संख्या आ गई। इस तरह से लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
इस तरह के एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कि किसी भी संख्या को या किसी भी तरह का एक्सप्रेशन दे रखा होगा तो उसे हम a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना होगा। तो कैसे करेंगे, देखिए 5-3i इज इक्वल टू क्यूब को कन्वर्ट इनटू a प्लस आई बी फॉर्म। अगर इस तरह से लिखूँ मैं कि 5-3i पावर 3 को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए, कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। 5-3i क्यूब इज इक्वल टू, अब हमने फार्मूला जैसा कि पढ़ा है a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इस तरह से हम लोग फार्मूला जानते हैं, ये आइडेंटिटी में हम सभी लोगों ने पढ़ा है। इसका इस्तेमाल करेंगे हम, तो a की जगह पे 5 है और b की जगह पे 3i है, तो a क्यूब यानी कि 5 क्यूब माइनस 3i क्यूब माइनस 3 इंटू 5 इंटू 3i इंटू a माइनस बी 5 माइनस 3i। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, माइनस 3 का क्यूब 27 और इसे मैं आई क्यूब लिख देता हूँ अभी, माइनस ये हो जाएगा 3 5 3 15 3 45 45 हो जाएगा ये 45i इंटू 5 माइनस 3i। अब देखिए ध्यान से, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 125 माइनस आई क्यूब ये हो जाएगा 27, आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई होती है, आपको मैं कैलकुलेट करके दिखा चुका हूँ। माइनस इसको और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 5 5 25 5 चौक 20 तो 22 225 आई हो जाएगा, और इसको माइनस माइनस प्लस 3 5 15 हाँ चलो 1 5 3 चौक 12 और 1 13 135 हो जाएगा, और आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 125 माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा 27i, और ये माइनस 225i, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी तो ये माइनस का 135 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसको, जब भी हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद 125 ये प्लस का है, 135 माइनस का है, दोनों को जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 10 बच जाएगा। और चूँकि माइनस का 225 आई है, यहाँ पे 27 आई है, माइनस का 225 आई ज़्यादा है, तो घटाएंगे इसको तो कितना बचेगा, ये 7 15 में से 8 9 198 आई। तो जो हमारा 5 माइनस 3i का क्यूब है वो कितना आ जाएगा, -10 माइनस 198 आई। a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त हो गया। इस तरह से हम व्यक्त कर सकते हैं। तो ये दो एग्जांपल इस तरह के यहाँ पे हम लोगों ने देखे इसके। ठीक है, अगर यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना हो तो आसानी से आप व्यक्त कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक और भी आगे बात करता हूँ मैं। तो जब बात आती है प्योरली रियल एंड इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं शुद्ध वास्तविक एंड शुद्ध काल्पनिक। शुद्ध वास्तविक एंड शुद्ध काल्पनिक। ठीक है, शुद्ध काल्पनिक सम्मिश्र संख्याएं। तो जब भी हम बात करते हैं प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी की, तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कब होता है, जब देखिए प्योरली रियल यानी कि शुद्ध वास्तविक। शुद्ध वास्तविक, अभी z = a प्लस आई भी है, ये इसका वास्तविक पार्ट होता है, ये इसका काल्पनिक पार्ट होता है। तो जब भी आप देखेंगे शुद्ध वास्तविक, शुद्ध वास्तविक मतलब काल्पनिक पार्ट नहीं होना चाहिए, तो काल्पनिक पार्ट नहीं होना चाहिए, तो उसका मतलब क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z
0 होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, z इज इक्वल टू ए प्लस आई भी होता है, ये इसका वास्तविक भाग होता है, मैं बता चुका हूँ अभी, ये इसका काल्पनिक भाग होता है। तो जब भी हम बात करते हैं शुद्ध वास्तविक की, यानी कि प्योरली रियल, इसका मतलब क्या है, इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए, तो उसको हम 0 कर देंगे। सेम इसी तरह से जब हम बात करेंगे प्योरली इमेजिनरी, तो ये कब होगा, जब आप प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए तो वास्तविक पार्ट हमारा नहीं होना चाहिए, तो वास्तविक पार्ट नहीं होने के लिए हमारा क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z 0। जब भी रियल पार्ट ऑफ z 0 होगा तो हमारे पास क्या होगा, शुद्ध काल्पनिक सम्मिश्र संख्या होगी। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट का यूज़ बहुत सारे क्वेश्चंस में कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि एक एक्सप्रेशन आपको दे देंगे, उसमें थीटा का मान ज्ञात कीजिए, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, जब ये संख्या प्योरली रियल हो, शुद्ध वास्तविक हो या शुद्ध काल्पनिक हो। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को एक आइडिया रहे कि किस तरह का ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, find the value of theta in find the value of theta in this expression if it is purely real। अगर ये शुद्ध वास्तविक है तो इस एक्सप्रेशन में थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, तो मैं इसको कोशिश करता हूँ सॉल्व करने की, ध्यान देंगे सभी लोग। इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे 2i sin थीटा अपॉन 1 माइनस 2i sin थीटा। अब प्योरली रियल है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 होना चाहिए, और इमेजिनरी पार्ट 0 करने के लिए सबसे पहले मुझे इसको a प्लस आई के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, तभी तो मैं इसका इमेजिनरी पार्ट निकाल सकता हूँ। अभी तो मैं इसमें बोल नहीं सकता कि इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, तो सबसे पहले इसे a प्लस आई के फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे, तो देख लीजिए 3 प्लस 2i sin थीटा अपॉन 1 माइनस 2i sin थीटा। अब देखिए डिनोमिनेटर को मैं जब तक इसको हटाऊंगा नहीं तब तक मुझे a प्लस आई का फॉर्म मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर तो होता नहीं है, भिन्न के रूप में नहीं है ये संख्या। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस 2i sin थीटा, इसके अपोजिट यानी कि संयुग्मी से मुझे गुणा करना पड़ेगा 1 प्लस 2i sin थीटा। अब नीचे करूँगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा मुझे। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ए माइनस बी हमारे पास यहाँ पहले से था, तो ए प्लस बी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इसका स्क्वायर अलग कर सकते हैं, इसका स्क्वायर अलग कर सकते हैं, तो आई वाला पार्ट हट जाएगा हमारा, यानी कि आसानी से जब भी हम डिनोमिनेटर में कभी भी देखते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, इसको याद रखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए ध्यान से, और ऊपर जब भी हम दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं थोड़ा समझ लीजिए। जिन लोगों को पता है अच्छा है, और जिनको नहीं पता है मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। सभी लोग ध्यान दें, दो ब्रैकेट्स को जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें जितने भी पद होते हैं पहले इसकी मल्टीप्लाई सभी से होती है, दूसरे ब्रैकेट में जितने भी पद हैं सभी में होगी, फिर जो भी दूसरा पद है उसकी मल्टीप्लाई सभी में होगी एक एक करके। ठीक है, अगर इसमें 3 होते तो तीसरे के भी सब मल्टीप्लाई करते पूरे ब्रैकेट में। इसमें चाहे कितने ही पद हो सब में अलग अलग आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू ए प्लस
एक्स इंटू बी प्लस एक्स इंटू सी प्लस अब y का मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू ए प्लस वाई इंटू बी प्लस वाई इंटू सी। और भी पद होते तो इस तरह से और हम मल्टीप्लाई करते जाते। अब चिन्हों का आप ध्यान रखेंगे, यहाँ सभी प्लस है इसीलिए सब में प्लस है, अगर किसी में माइनस होता तो माइनस भी आता। प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे जब भी हम प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही आता है, प्लस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी माइनस आएगा, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। तो चिन्हों का ध्यान रखेंगे हमेशा, जब भी आप एक तरह के चिन्हों को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आएगा, जब भी आप अलग अलग तरह के चिन्हों को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। इसका आप ध्यान रखेंगे और उसी कैलकुलेशन के बेस पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, फिर 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। 2 पद है इसमें तो ध्यान दीजिए, 3 एकम 3 और 3 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो 3 दूनी 6, 6i sin थीटा हो जाएगा। प्लस अब इसका मल्टीप्लाई करूँगा, 2i sin थीटा का मल्टीप्लाई करूँगा मैं 1 में तो 2i sin थीटा इंटू 1 तो 2i sin थीटा हो जाएगा। फिर 2i sin थीटा का मल्टीप्लाई फिर इसमें करूँगा तो प्लस है तो प्लस हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो जब मैं a का स्क्वायर करूँगा यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करूँगा तो 2i sin थीटा का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको अलग लिख देता हूँ। यहाँ से जब हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6i sin थीटा, ये 2i sin थीटा है, दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, कितना हो जाएगा ये प्लस 8i sin थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो माइनस हो जाएगा ये माइनस का 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन, अब यहाँ से 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, आई का स्क्वायर आई स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगेन ध्यान दीजिए, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा 3 प्लस, या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 8i sin थीटा अपॉन, ये कितना हो जाएगा आई स्क्वायर वैल्यू -1 हो जाएगी तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सभी को। अब देखिए मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ, इसको एक ब्रैकेट में ले लेता हूँ, इसको एक ब्रैकेट में लेता हूँ, इनको अलग अलग कर सकता हूँ। तो इसमें कैसे लिख सकता हूँ 3 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 8i sin थीटा अपॉन 1 प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये जो हमारी संख्या थी इसको हमने a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख लिया, यानी कि a इसका ये हो जाएगा और i इंटू, इसको i को मैं चाहूँ तो पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे i इंटू ये b हो जाएगा, तो a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया। अब देखिए चूँकि इसको मैं लिख लेता हूँ z इज इक्वल, ठीक है, इसको मैं यहाँ से लिख लेता हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, लेट माना z इज इक्वल टू दिस, माना कि z इज इक्वल टू ये है, तो चूँकि z इज प्योरली रियल सो इमेजनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे इमेजनरी पार्ट ये है हमारे पास, यहाँ से मैं लिखता हूँ, यहाँ से इमेजनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, तो इमेजनरी पार्ट हमारा क्या है 8 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए 1 प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, इसको जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा 0 में तो ये भी 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एक धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर है। 1 प्लस ये sin स्क्वायर थीटा है, तो किसी भी संख्या का हम वर्क करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आता है, और ऐड करेंगे पॉजिटिव संख्या हो तो पॉजिटिव ही आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं ध्यान देता हूँ 8 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, और 8 को भी उधर ले जाऊँगा तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से ध्यान दीजिए sin थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जब भी sin थीटा इज इक्वल टू 0 होता है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा इज इक्वल टू n पाई।
थीटा इज इक्वल टू, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, जब भी साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होता है तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, n पाई, जहाँ पे n कोई भी हमारा इंटीजर होगा। तो ये हमारी थीटा की वैल्यू आ गई। इस तरह से हम कोई भी मान निकाल सकते हैं, और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब भी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम साइन थीटा, कॉस थीटा और इस तरह के टैन थीटा सभी की वैल्यू जब 0 होती हैं तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह का जब भी एग्जांपल आएगा तो इस तरह से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही बेसिक और डिटेल में बताने की कोशिश की है मैंने, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। फिलहाल में अभी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर लेते हैं, ठीक है। जब भी हम सेट पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जब भी हम इसके सेट को डिनोट करते हैं तो सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल C से। तो C इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं A प्लस आई बी सच दैट A कॉमा B बिलोंग्स टू R। A प्लस आई बी ऐसी संख्या जिसमें A और B रियल नंबर्स हों। तो ये उसका समुच्चय में निरूपण हो गया, समुच्चय की सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। समुच्चय में इस तरह से लिखा जाता है, C इज इक्वल टू A प्लस आई बी सच दैट A कॉमा B बिलोंग्स टू R। ये इसकी डेफिनेशन हो गई समुच्चय में, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में बहुविकल्पी में इस तरह से पूछ लिया जाता है तो इस तरह से आप नोट कर सकते हैं। इसमें डिटेल में तो क्वेश्चन कोई भी ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से और आगे बढ़ते हैं हम। एक और इम्पोर्टेंट कह सकते हैं पॉइंट है मेरे पास, इसको ध्यान देंगे। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। अगर z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी अगर 0 है तो क्या होगा? अगर z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, कोई भी सम्मिश्र संख्या अगर 0 है तो क्या होगा? तो अगर कोई भी सम्मिश्र संख्या 0 है तो उसका वास्तविक पार्ट अलग 0 होगा और उसका काल्पनिक पार्ट भी 0 होगा, और अगर दोनों का पार्ट 0 है तो भी संख्या 0 होगी। ये याद रखेंगे। अगर z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी अगर 0 है, अगर कोई भी संख्या 0 है तो उसका वास्तविक पार्ट भी 0 होगा और काल्पनिक पार्ट भी 0 होगा। इसको समझने के लिए कैसे होगा देख लेते हैं। अगर मैं a प्लस आई बी 0 लिख रहा हूँ, ठीक है, तो a इज इक्वल टू माइनस का आई बी हो जाएगा। दोनों तरफ वर्क कर देंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इक्वेशन। यहाँ से अब स्क्वायर करेंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से आई बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, आई स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, तो -1 इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये देखिए माइनस बी स्क्वायर है, इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो ये प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, जब भी a पॉजिटिव रियल नंबर है, b भी हमारा पॉजिटिव रियल नंबर, सॉरी a रियल नंबर है, b भी रियल नंबर है, और इनका जब हम वर्क करेंगे स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा। और दो पॉजिटिव संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे उनका योग केवल और केवल तभी 0 आ सकता है जब इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0। क्योंकि दो संख्याओं के वर्गों का योग 0 तभी हो सकता है जब वो दो संख्याएं 0 हों। अदरवाइज आप अगर नेगेटिव संख्याएं भी लेंगे तो भी उनका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, यही पॉजिटिव है। दो पॉजिटिव संख्याओं को जब भी आप जोड़ेंगे तो कभी 0 नहीं हो सकता। तो ये केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब दोनों संख्याएं अलग अलग 0 हों। तो यहीं से हमारी कंडीशन आ गई, z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी अगर 0 है तो a इज इक्वल टू 0 भी होगा और b इज इक्वल टू 0 भी होगा। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित।
इसमें हम सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना सभी चीज़ें देखेंगे, क्योंकि सम्मिश्र संख्याएं कुछ जगहों पर वास्तविक संख्याओं जैसा बिहेव करती हैं, कुछ जगहों पर नहीं करती हैं। तो कहाँ कहाँ करती हैं, कहाँ कहाँ नहीं करती हैं, उनको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सम्मिश्र संख्याओं का योग, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सम्मिश्र संख्याओं का योग, एग्जाम्पल a1 प्लस आई b1। मैंने z1 एक संख्या ली a1 प्लस आई b1, और एक z2 संख्या ले ली मैंने a2 प्लस आई b2। दो संख्याएं ले ली। अब मैं देखूंगा कि इनका योग क्या होगा। तो z1 प्लस z2, इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो a1 प्लस आई b1 प्लस a2 प्लस आई b2। तो यहाँ से देखेंगे a1 प्लस a2 एक साथ ले लेता हूँ मैं, प्लस यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से i को मैं कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ से b1 प्लस b2, ये दोनों चीज़ बचेंगी। ध्यान दीजिए, यहाँ से भी i और यहाँ से भी i मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से b1 बचा प्लस यहाँ से b2 बचा। अब ध्यान दीजिए, तो z1 प्लस z2 मुझे मिला a1 प्लस a2 प्लस i b1 प्लस b2। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से आप देखेंगे रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2, जो रियल पार्ट है z1 प्लस z2 का वो क्या है हमारे पास, रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2। देख पा रहे हैं, a1 क्या है हमारे पास, रियल पार्ट ऑफ z1 है, a2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ z2 है, और इस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं, अभी मैंने बताया था। तो रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरह से। सेम ऐसे ही इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2, अगर हम इमेजिनरी पार्ट की बात करेंगे तो यहाँ से देखेंगे b1 z1 का इमेजिनरी पार्ट है, b2 z2 का इमेजिनरी पार्ट है, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे भी दोनों का योग मिलेगा। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो जब भी हम दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, योग करते हैं, तो उनके इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट का एडिशन योग हो जाता है। ठीक है, अब इसके कुछ हम नियम देख लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, देखिए सबसे पहला तो ये कि ये क्लोजर लॉ को फॉलो करता है। अगर दो संख्याओं को क्लोजर लॉ, इसे हम बोलते हैं समरक नियम। समरक नियम अगर आप जानते होंगे तो बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशन लॉज होते हैं, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, कैंसिलेशन लॉ, है ना, एसोसिएटिव लॉ। इस तरह के 5 हमारे जो बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं, उनको जो फॉलो करते हैं वो रियल नंबर, जो फॉलो नहीं करते हैं वो हम बात करते हैं। तो इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका एडिशन की जब हम बात करेंगे तो क्लोजर लॉ को ये फॉलो करता है। ठीक है, दो संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो z1 प्लस z2, तो ये भी हमारा क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। अभी हम लोग देख चुके हैं, दो संख्याओं को जोड़ा तो वो भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही था। क्लोजर लॉ क्या कहता है कि अगर हम कोई भी दो तरह की संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट, उनका जो एडिशनल है, जो उनका रिजल्ट है, वो भी सेम उसी तरह के नंबर का होना चाहिए। जैसे रियल नंबर को जोड़ते हैं तो रियल नंबर मिलना चाहिए, इंटीजर को जोड़ रहे हैं तो इंटीजर मिलना चाहिए। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स ही मिलना चाहिए। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है तो हमारा ये क्लोजर नियम को फॉलो करता है।